पढ़ा तो सकते हैं। चलो अपना अगला टॉपिक है आज का बहुल आवेश। बहुल आवेश का मतलब हो गया बहुत सारे आवेश हैं आपके पास और उस बहुत सारे आवेशों के कारण एक आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा। पूरे टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण सिद्धांत लिखता हूं मैं। ये जो सिद्धांत होगा इसे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अलग अलग भाषा दे करके इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। हम पहले इस प्रश्न को समझते हैं। कूलाम ने क्या कहा कि यदि दो आवेश कुछ दूरी के ऊपर रखे होंगे तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक आवेश यहां पर है और उसके चारों तरफ आपने बहुत सारे आवेश रख दिए। मान लीजिए कि ये चार आपने कुछ एक्स्ट्रा आवेश रख दिए, तो ये चारों आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे अपनी प्रकृति के अनुसार। कोई आकर्षण लगाएगा, कोई प्रतिकर्षण लगाएगा। मान लीजिए कि ये Q पॉजिटिव है, ये Q1, Q2, Q3, Q4 ये भी सारे पॉजिटिव हैं, तो इस बीच वाले आवेश के ऊपर ये चारों आवेश बल लगाएंगे। और कैसा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो इस एक आवेश के ऊपर टोटल कितने फोर्स लगेंगे? 4। और चारों बल लगेंगे। बल सदिश राशि होती है, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? हम इनका सदिश योग करेंगे, चारों बलों का सदिश योग करेंगे और वो जो परिणामी बल आ जाएगा वो इसके ऊपर टोटल फोर्स होगा। तो ये जो टॉपिक है वो यही कह रहा है कि यदि आपके पास बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश के ऊपर बाकी सारे आवेशों की वजह से कितना बल लगेगा। मान करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा के अंदर थ्योरेटिकल रूप से ये टॉपिक आने की संभावना बहुत कम है, पर इस टॉपिक के ऊपर सवाल आने की संभावना 100% है। और सवाल तभी आएंगे जब आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, कूलाम नियम का सदिश निरूपण हम पढ़ चुके हैं। ये मैंने एक निर्देश तंत्र ले लिया, x है और ये y है, ये इसका मूल बिंदु है। अब मुझे बहुत सारे आवेश लेने हैं। कूलाम नियम के सदिश निरूपण में आपने कितने आवेश लिए थे? 2 आवेश लिए थे। यहां पे मेरे को कम से कम कितने आवेश ले लेने चाहिए? 4। ज्यादा से ज्यादा 4 ले लेने चाहिए, काम हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो आप एक आवेश ऐसा ले लो जिसके ऊपर आपको बल निकालना है। तो इस आवेश को कह देता हूं मैं Q0। क्या कह देता हूं? Q0। और इसका जो स्थिति सदिश होगा उसको हम कह देते हैं R0 वेक्टर या R0 वेक्टर कह सकते हैं। स्थिति सदिश है तो डेफिनेटली इसके ऊपर तीर का निशान भी लगाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में मैं पहला कोई एक आवेश लेता हूं यहां पर, इसका नाम दे देता हूं सर Q1 है, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। यहां पर एक कोई दूसरा आवेश ले लेता हूं, इसका मान Q2 है, इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। आप चाहें तो एक और भी आवेश ले सकते हैं, यहां ले लिया मैंने, ये आवेश Q3 है और इसका स्थिति सदिश R3 वेक्टर है। सबके ऊपर एरो हेड लगेगा, तीर का चिन्ह लगेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि सर ये मेरे पास टोटल 4 आवेश हैं, इनमें से किसी एक आवेश के ऊपर हमें बाकी अन्य आवेशों की वजह से बल ज्ञात करना है। तो सारे के सारे धनावेश हैं, तो पहले मैं Q1 ले लेता हूं। ये Q1 जो है वो इस Q0 के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? बाहर की तरफ। और इसको हम क्या लिख देंगे? F01 वेक्टर। ये कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में आपने इसकी लैंग्वेज पढ़ ली होगी कि 0 वाले आवेश पर 1 वाले आवेश की वजह से लगने वाला बल F01 वेक्टर। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। और R क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहां पे Q1 और Q0 के बीच की जो दूरी होगी उसको हम कह देंगे R01 वेक्टर। R01 वेक्टर। 01 वेक्टर का मतलब क्या है? 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 के ऊपर लगने वाला फोर्स, 1 से 0 की तरफ। ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? 1 से 0 की तरफ। प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो 1 से बाहर की तरफ ही तो लगेगा, तो R01 वेक्टर कह देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले आवेश की वजह से ले लीजिए, तो ये दूसरे वाला आवेश भी सर धनावेश है, सर ये भी इसके ऊपर कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, F02 वेक्टर हो जाएगा। ये जो Q2 है Q3 है इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, सो दैट मेरे पास बल की डायरेक्शन इनके अंदर मैच नहीं होगी, कटेगी नहीं, अच्छा डायग्राम बनेगा। तो ये जो तीसरा आवेश Q3 है, ये जो Q3 आवेश है
ये मेरे पास इसके ऊपर बल लगाएगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ, और फोर्स कितना हो जाएगा F03 वेक्टर। अब इनके बीच की दूरियां लिख लीजिए, Q2 और Q0 के बीच की दूरी R02 वेक्टर, Q3 और Q0 के बीच की दूरी, इसको मैं यहां लिख देता हूं R01 वेक्टर, और ये हो जाएगा यहां पे R03 वेक्टर। सिंपल सी बात है, केवल कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जो हमने पढ़ा था वही कर रहे हैं। समझ में आ गया? तीनों अलग अलग बल निकालेंगे, F01 वेक्टर का मान, 02 वेक्टर का मान और 03 वेक्टर का मान, तीनों का अलग अलग मान निकाल करके सबका योग नहीं करेंगे, सदिश योग करेंगे। सबका सदिश योग करना है। योग में और सदिश योग में बहुत फर्क है। आपकी जुबान पे ये शब्द चढ़ जाना चाहिए कि सदिश योग करेंगे, क्योंकि सदिश राशियों के योग में सीधा सीधा आप योग नहीं बोलेंगे। अब बात आती है, ये जो डायग्राम हमने पढ़ा है, समझा है, इसको यहां पे लिखना। ठीक है, क्या होता है देखिए, निर्देश तंत्र एक्स वाई में बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कौन R0 वेक्टर, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, कैसी भी भाषा लिख सकते हैं, R01 वेक्टर, R2 वेक्टर तथा R3 वेक्टर वाले आवेश। ये स्थिति सदिश मैंने पहले लिख दिया, आवेश को बाद में लिखता हूं। आप आवेश को पहले लिख सकते हैं, माना कि 3 आवेश हैं या 4 आवेश हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब ऐसे स्थिति सदिश जिनके कितना है, R0 वेक्टर, R01 वेक्टर, R2 वेक्टर, क्या R1, R2, R3 वाले स्थिति सदिश आवेश क्रमशः कौन से आवेश हैं, आवेश Q0, Q1, Q2 तथा Q4 हैं। अच्छा, Q3 है। बोलो क्या करना है? स्थिति सदिश के बारे में लिखना है और आवेश के बारे में लिखना है। पहले आवेश लिख दो सर, Q0, Q1, Q2, Q3 आवेश हैं जिनकी स्थिति सदिश ये है, या फिर जिनके स्थिति सदिश ये हैं, ऐसे आवेश Q0, Q1, Q2, Q3 हैं। बात क्लियर? बहुत साधारण 2 लाइनों के अंदर आपको ये कहानी कम से कम लिखनी है। इसके बाद में लिखेंगे आवेश Q0 पर, बोलो कौन से आवेश के कारण, आवेश Q1 के कारण बल, आवेश Q1 के कारण बल क्या हो जाएगा सर, F01 वेक्टर, फॉर्मूला लगेगा K, एक आवेश तो है आपके पास Q0, दूसरा आवेश है सर Q1, नीचे लगेगा R01 वेक्टर का मोड, वेक्टर लगाया है तो मोड लिखना होगा, इसका स्क्वायर, और यहां पे R01 का कैप। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बाकी सारे बल निकाल लो। इसी प्रकार, अब आपको ये लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यानी F02 वेक्टर K होगा, Q0 होगा, Q2 होगा, R02 वेक्टर मोड का स्क्वायर, R02 कैप, समीकरण नंबर 2। एक और ले लो, तथा F03 वेक्टर K, Q0, Q3, R03 वेक्टर मोड का स्क्वायर और R03 का कैप, समीकरण नंबर 3। कुल बल निकालना है। आवेश Q0 पर कुल बल किस सिद्धांत से निकालेंगे, अध्यारोपण सिद्धांत से। और अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, कक्षा 11 में आप पढ़ के आए हो, सदिश राशियों का सदिश योग, अध्यारोपण सिद्धांत से। यदि बहुत सारी सदिश राशियां हैं तो उनका अपन सदिश योग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर F01, F02 प्लस F03 वेक्टर। यहां पे तो सर हमारे पास 3 ही आवेश थे Q0 को छोड़ करके, तो 3 लिख दिया। चौथा आवेश होता तो F04, F05, और ये कहानी आगे तक कहां तक चली जाती, जहां तक आपके पास आवेश होते। अब समीकरण 1, 2, 3 का उपयोग करके आप इनके अंदर यहां पे एक लाइन लिखेंगे, इन सब का मान लिखेंगे। तो F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज आपको एक बार बीच में यहां पे लिखनी है, जो कि मैं नहीं लिखूंगा,
क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप अपनी कॉपी में 2 लाइनें खाली छोड़ देना, खुद से लिख लेना। लिखना क्या है समझ में आ गया कि आपको F01 वेक्टर समीकरण नंबर 1 में वो वैल्यू लिखनी है, F2 की F3 की वैल्यू रखनी है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखें तो सर सबका योग ही तो कर रहे हैं, योग कर रहे हैं तो सर इनमें से कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है सर, सब में से K कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ जाएगा, और सर Q0 कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया, Q0 को भी कॉमन ले लो। उसके बाद में सर सभी का योग करना है, तो योग करने के लिए हम कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं। सदिश राशियों का सांख्यिकी के अंदर आपने पढ़ा था, माध्य माध्यिका वगैरह निकालने में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दैट टाइम आपने सिग्मा यूज किया था, और सिग्मा का अर्थ होता है सभी संख्याओं का योग। तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, सिग्मा लगाएंगे। ये सिग्मा लगा दिया। ये सिग्मा क्या कहता है कि भाई साहब सब संख्याओं का योग करना है। कौन सी संख्याएं, पहले Q1 है, फिर Q2 है, फिर Q3 है, तो मैं यहां पे Q लिख देता हूं और इसके नीचे I लिख देता हूं। I का मतलब है इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, लेकिन कहां से शुरू होना चाहिए I का मान, सर शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 1 से। क्या 0 लिख सकते हैं क्या, या -1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी। तो I का मान है वो 1 से शुरू होकर के, इसे कहते हैं हम लिमिट लगाना, कि I की जो लिमिट है वो 1 से लेकर के कहां तक चलेगी, n तक। n का मतलब है यहां पे 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश, n आवेश होते। n का मान कुछ भी हो सकता है। 3 आवेश होंगे तो यहां पे 3 तक चलेगा, 5 आवेश होंगे तो यहां पे 5 तक चलेगा। यानी जहां पे 1 2 3 बदल रहा है उसकी जगह हम I लगा देंगे, और I का मान 1 से लेकर के n तक चलेगा। ये इसका काम हो गया। सर बट्टा में आ जाओ, चलिए बट्टा में आ जाते हैं। R0 तो सब में है ही सही, आगे 1 2 3 बदल रहा है तो क्या लगा देंगे, R0I। उसके बाद में तुम्हें वेक्टर लगाना ही है, मोड लगाना ही है, स्क्वायर लगाना ही है। एकांक सदिश की बात करो तो यहां पे क्या लगेगा, R0I, और ऊपर लग जाएगा कैप का मान। ठीक है, तो ये जो पूरा बड़ा वेक्टर था, इतनी बड़ी कहानी थी, आप इसके नीचे इन सब का मान भी रखेंगे ना, तो वो जो बड़ा वैल्यू आएगा उस बड़े वैल्यू को हमने छोटा सा संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिख दिया। सिग्मा का मतलब है प्लस आएगा, और I का मान है वो 1 से लेकर के n तक चलेगा। कहने का मतलब करना क्या है, यदि आपको एक आवेश पर बाकी सारे आवेशों की वजह से बल निकालना है तो बाकी सारे बलों का सदिश योग करना है। सिंपल, सदिश योग करना है। सदिश योग हम कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं, और जब हमने शुरुआत करी थी तब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। आगे चलेंगे अपन, जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, उतारो फटाफट इसको।